हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीजीएस टू पीए एग्ज़ाम जो कि झारखंड सर्कल में हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को। जो एग्ज़ाम हुआ था पीए वाला एग्ज़ाम, आज उसके सॉल्यूशन को करेंगे हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस झारखंड सर्कल्स ने पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस आर ट्रीटेड एज, यानी कि अगर किसी मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल को लेटर बॉक्स में अगर पोस्ट कर दिया है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स को अनपेड आर्टिकल्स माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक से है, उसमें पूछा गया कि फॉर अवेलेबल फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फर्म्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट नॉट लेस देन articles at a time in respect of letters, closed covers, inland letter cards, postcards and unregistered parcels। बेसिकली ये पूछा गया है कि नगद में डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पत्र, अंतर्देशीय पत्रकार्ड, पोस्टकार्ड और अपंजीकृत पार्सल के एक बार में कम से कम कितनी वस्तुएं पोस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो मिनिमम आर्टिकल्स पोस्ट करने की जो लिमिट है वो है 500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ अ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड कंसीडरिंग, यानी कि डाकघर का जो कामकाज का जो समय है, कार्य करने के जो भी घंटे हैं वो किस आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो ये लोकल कन्वीनियंस के साथ साथ में अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ द मेल्स, यानी कि लोग किस तरीके से अपनी दिनचर्या को वहाँ पर जीते हैं, कौन से टाइमिंग उनके लिए सूटेबल है, या फिर डाक का आदान प्रदान किस समय पर हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एन आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड वाई, यानी कि एक डाक वस्तु को पुनः प्रेषित कहाँ से किया जा सकता है। तो एक आर्टिकल को रिडायरेक्ट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाई अ डिविजनल हेड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है डिविजनल हेड के द्वारा जिसे दिया जाता है, इशू किया जाता है, वो कितने वर्ष के लिए इशू किया जाता है। तो बेसिकली इसको इशू किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एन ऑफेंडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ फिक्सिशियस पोस्टेज स्टेप्स कैन बी पनिश अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो नकली डाक टिकट बनाई जाती हैं या जाली डाक टिकट जो बनाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, वो इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन के अंतर्गत इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसे 263A सेक्शन के तहत, इंडियन पीनल कोड का 263A नंबर का जो सेक्शन है उसके तहत इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इफ रिक्वेस्ट ऑफ अ सेंडर फॉर रिकॉलिंग एन आर्टिकल कुड नॉट बी मेट रिकॉल्स फीस चार्ज मे बी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने आर्टिकल के लिए रिकॉल की रिक्वेस्ट की है तो अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो उस केस में जो रिकॉल फीस उनसे जो ली जाती है उसे किस तरीके से रिफंड किया जाता है, ये पूछा गया है। तो उसे नॉट रिफंडेड है, यानी कि जो भी रिकॉल की फीस है उसे किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल्स को कहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल्स को ना तो पोस्ट ऑफिस का जो लेटर बॉक्स है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ना ही इनको मेल वैन के लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और ना ही इसे मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि इफ अ बुक पैकेट इज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ ईदर द प्रेस्क्राइब्ड साइज और द प्रेस्क्राइब्ड वेट इट शैल बी, यानी कि अगर कोई बुक पैकेट है अगर उसका साइज हो या वेट हो, अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि द पेमेंट ऑफ
bill of WPP without prepayment of postage service should be made by the license at the post office indicated in the bill within days। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो नहीं मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा 7 days, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ फ्रॉम द डे ऑफ द पोस्टिंग। बेसिकली ये पूछा गया है कि विदेशी डाक के जो संबंध में शिकायतें की जाती हैं वो कितने समय तक की जा सकती हैं। तो जिस दिन से इसे पोस्ट करते हैं, यानी कि किसी डाक को जिस दिन पोस्ट किया जाता है उससे लेकर के 1 साल के भीतर अपनी कंप्लेंट्स को फॉरेन पोस्ट के मामले हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इफ अ फॉरेन पार्सल कुड बी डिलीवर्ड टू द फॉरेन एड्रेस इट इज रिटर्न टू सेंडर। यानी कि अगर किसी फॉरेन पार्सल को अगर फॉरेन एड्रेस में उसे डिलीवर नहीं किया जाता है तो उसे रिटर्न टू सेंडर किया जाता है, लेकिन उनसे क्या कोई चार्ज लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो इस केस में जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, और जो भी चार्जेस हैं वो आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटर्न चार्जेस, यानी कि जो भी चार्जेस रिटर्न्स के लगते हैं, यानी कि एक पार्सल को अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भेजा है तो वहाँ से लौट करके जब भी आता है इस बीच में जितने भी चार्जेस लगते हैं वो सभी सेंडर को देने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट डज इंक्लूड, यानी कि जो फॉरेन पोस्ट के मामले में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लेटर पोस्ट, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो लेटर पोस्ट में पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर, ब्लैंक लिटरेचर पैकेट तीनों आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर डिटेन्ड कॉन्स्पिरेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ द वन हु इज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स, यानी कि यदि किसी विदेशी डाक सामग्री को हिरासत में लिया जाता है तो कानून के अनुसार उसे जब्त कर लिया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। तो यदि अगर किसी फॉरेन पोस्ट के आर्टिकल को कोई कंट्री उसे अपनी हिरासत में लेती है या जब्त करती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है, पोस्ट ऑफिस किसी भी तरीके से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रिडायरेक्टेड फ्रॉम कंट्री टू द अनदर। बेसिकली ये कि जब एक बीमाकृत विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है तो उनसे किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है। यानी कि एक इंश्योर्ड फॉरेन का पार्सल है, उसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भेजना है, तो इसके लिए क्या कोई चार्ज लिया जाता है उनसे, तो बिल्कुल लिया जाता है। फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेबल ईच सच ट्रांसमिशन, यानी कि प्रत्येक प्रसारण के लिए एक नया बीमा शुल्क दे हो जाता है, यानी कि उनसे एक इंश्योरेंस फीस ली जाती है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस फीस ली जाती है पहले वही इंश्योरेंस फी बाद में उनको पे करनी होती है प्रत्येक ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 में है कि अंडर लेटर पोस्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्ट आर्टिकल विच कैन बी इंश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि अंडर लेटर पोस्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, यानी कि विदेशी वस्तुओं की लेटर पोस्ट श्रेणी के अंतर्गत किस वस्तु का बीमा किया जा सकता है। तो लेटर पोस्ट कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स का ही इंश्योरेंस किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि अंडर फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स कैन बी सेंट अप टू, यानी कि फॉरेन पोस्ट के मामले में अगर केवल किताब और पैम्पलेट है तो यानी कि प्रिंटेड पेपर जिनमें बुक्स और पैम्पलेट्स भी शामिल है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वेट की लिमिट है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि मैक्सिमम वेट ऑफ अ फॉरेन पार्सल इज, एक विदेशी पार्सल का अधिकतम भार कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 20 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि इन केस सर्विस टू अ कंट्री इज सस्पेंडेड विच चार्जेस कैन बी रिफंडेड टू सेंडर। बेसिकली ये पूछा गया कि यदि किसी देश
को सेवा निलंबित कर दी जाती है तो प्रेषक को कौन से शुल्क वापस किए जाते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को किसी फॉरेन कंट्री के लिए भेजता है इंडिया से और वो सर्विस है वो सस्पेंड कर दी जाती है तो उनके लिए जो भी उनसे जो भी चार्जेस लिए गए थे, एयर सरचार्ज हो चाहे स्पेशल चार्ज हो चाहे पोस्टल चार्जेस हो, वो सभी रिफंड कर दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा गया स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मे बी सेंट इंटरनेशनल थ्रू, यानी कि सामान की जो छोटी मात्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस माध्यम से भेजी जाती है? तो उसे हम लोग स्मॉल पैकेट्स के माध्यम से भेजते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि एचओ सप्लाई द आईपीओ स्टॉक टू एसओस थ्रू विच मॉड्यूल, यानी कि हेड ऑफिस जब सब ऑफिस को आईपीओस भेजती है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स भेजती है, तो वो किस मॉड्यूल के थ्रू भेजे जाते हैं ये पूछा गया है। तो इसे F&A के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड थ्रू, यानी कि जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, आईटी मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो कितने चरणों में या कहें कि कितने प्रोजेक्ट्स में बांटा गया, ये बेसिकली पूछा गया है। तो इसे 8 प्रोजेक्ट्स में बांटा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि CSI का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज CSI स्टैंड्स फॉर? CSI का जो पूरा नाम है वो है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि इन फिनेकल सॉफ्टवेयर ऑल द पोस्ट ऑफिस आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि फिनेकल सॉफ्टवेयर में जो भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है या उनकी पहचान किस तरीके से है? तो हर एक पोस्ट ऑफिस को डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस को सोल आईडी के रूप में आइडेंटिफाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि CSI में सैप का पूरा नाम क्या है, यानी कि सैप की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो सैप की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि दर्पण क्या है? दर्पण का पूरा नाम है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि इन पोस्ट ऑफिस विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग ऑफ आर्टिकल्स इन CSI, तो डाक की जब डिस्पैच की जाती है यानी कि आर्टिकल्स को डिस्पैच किया जाता है वो मॉड्यूल है IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि इन CSI एनवायरमेंट यूनिक आईडी असाइन टू पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस को एक यूनिक आईडी दी जाती है और उसे कहते हैं फैसिलिटी आईडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ऑपरेशनल एट, यानी कि जो विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र है वो कहाँ पर चालू है, यानी कि वो कहाँ से ऑपरेट करता है ये पूछा गया है। तो प्राइमरी डाटा सेंटर है वो नवी मुंबई से ऑपरेट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि व्हाट डज PMA स्टैंड फॉर? PMA का पूरा नाम क्या है? तो PMA का पूरा नाम है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि स्पीड पोस्ट वस्तु के संबंध में COD की अधिकतम राशि क्या है? तो स्पीड पोस्ट को एज ए COD अगर कोई भेजता है तो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक उसे भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर 50,000। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि अंडर नॉन मेडिकल स्कीम PLI व्हाट मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज एंड सम एश्योर्ड, यानी कि अगर कोई नॉन मेडिकल PLI करवाता है, यानी कि ऐसी PLI जिसके लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं हो, नॉन मेडिकल स्कीम है PLI की, उसके लिए पूछा गया कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है ये पूछा गया है और उसके लिए एज लिमिट क्या है ये भी पूछा गया है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा है और उसमें पूछा है नॉन मेडिकल स्कीम PLI, यानी कि बेसिकली ये पूछ रहा है चिल्ड्रन पॉलिसी के बारे में। चिल्ड्रन पॉलिसी के केस में जो मैक्सिमम लिमिट होती है एज की होती है 45 ईयर्स और सम एश्योर्ड होता है मैक्सिमम 3 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि व्हाट विल बी इंटरेस्टेड पेबल फॉर, यदि 3 वर्षीय TD खाता 2 वर्ष पूरे होने के बाद में समय से पहले बंद कर दिया जाता है तो पूर्ण वर्षों के लिए ब्याज दर क्या होती है, बेसिकली ये पूछा गया है। यानी कि अगर कोई 3 साल की TD है, 3 इयर्स TD है और कोई व्यक्ति इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवाना चाहता है तो उनके लिए ब्याज दर किस तरीके से दी जाती है ये पूछा गया है। तो 2% कम ब्याज मिलती है ये कंफर्म है, लेकिन 2% लेस देन 2 इयर्स TD इंटरेस्ट, यानी कि 3 वर्ष की अगर कोई करवाता है तो उनसे ली जाती है
2% लेस देन और 2 years TD इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। यानी कि एक 3 साल की TD है और उसे 2 साल के बाद कंप्लीट होने के बाद में अगर कोई उसे एग्जिट करता है, प्रीमेच्योर करता है, तो उसे 2% लेस देन मिलेगी प्लस 2 year TD इंटरेस्ट की इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है नॉमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि बचत खाते में नामांकन अधिकतम कितने व्यक्तियों के नाम पर किया जा सकता है। तो बचत खाते में जो नॉमिनेशन है वो मैक्सिमम 4 लोगों के लिए कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बचत योजना में संयुक्त खाता खोला जा सकता है। तो जो जॉइंट अकाउंट्स हैं वो एसएसए में भी नहीं ओपन होते हैं, ना ही पीपीएफ में ओपन किए जाते हैं, यानी कि नेदर ए और नॉर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि पीएलआई के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए अधिकतम बीमा राशि क्या है। तो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए पीएलआई के लिए अधिकतम जो बीमित राशि है वो होती है 20 लाख की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि कन्वर्जन ऑफ सिंगल सेविंग अकाउंट्स इनटू जॉइंट इज, यानी कि सिंगल अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट का है उसे जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं और ना ही जॉइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि नॉट अलाउड होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड इन एसएस अकाउंट विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस, यानी कि शेष राशि के 50% की समग्र सीमा के भीतर एसएसए खाते में अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है। तो बेसिकली इसके लिए जो लिमिट है ट्रांजेक्शन्स की वो है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि सीओडी फैसिलिटी मे बी अवेल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, यानी कि सीओडी फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस के लिए उपलब्ध है। तो सीओडी फैसिलिटी है वो स्पीड पोस्ट बिजनेस पार्सल के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में है, क्वेश्चन नंबर 40 में है कि व्हाट इज द टैरिफ फॉर सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैविंग वेट 100 ग्राम, यानी कि अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है और उसका वजन 100 ग्राम है तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। तो उनसे किया जाता है 50 पैसे चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय द नॉमिनी बाय ट्रांसमिटिंग इट इन ओन नेम आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खाता है जिसे दावा निपटान के बाद नामांकित व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर स्थानांतरित करके संचालित नहीं किया जा सकता है। तो ये अकाउंट है एमआईएस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इसका ऑथेंटिक सोर्स मुझे नहीं मिला है, तो फिलहाल इसके लिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि हु विल रिसीव बीओ बैक फ्रॉम मेल पीए। तो मेल पीए हु विल रिसीव बैक बीओ बैक फ्रॉम मेल पीए, यानी कि मेल पीए से बीओ बैक को कौन रिसीव करता है। तो ट्रेजरर रिसीव करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल एविडेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस, यानी कि दावा मामले के निपटान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सही नहीं है। तो सेटलमेंट करते हैं जब भी किसी भी क्लेम केस का, तो उसके लिए जो लीगल एविडेंस है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट भी है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेट भी है, प्रोवेट ऑफ विल भी है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ द अबव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि ए सब पोस्ट ऑफिस में डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस फंड्स बाय, यानी कि एक उपडाकघर अपने अधिशेष धन का निपटान निम्नलिखित में से कैसे कर सकता है। तो वो या तो बैंक या ट्रेजरी के लिए भेज सकता है या फिर उसे किसी दूसरी पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस के लिए भेज सकता है और उसे एचओ के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इनमें से किसी भी रास्ते को वो चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि विच रिकॉर्ड ऑफ द आरएमएस इज नॉट destroyed without the special permission of the head of the circle, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है आरएमएस का जिसे हेड ऑफ द सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो ऑर्डर बुक होती है जो कि रिकॉर्ड ऑफिस की है, उसे उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि मेटल टोकन ए रिटर्न बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट व्हेन ही और सी, यानी कि जो सॉर्टिंग असिस्टेंट को मेटल टोकन्स दिए जाते हैं उसे कब वापस किया जाता है। या तो वो लीव पर होता है तब उसे वापस करके जाते हैं वो, या फिर अदर एचआरओ में जाते हैं तब उसको ट्रांसफर होता है तब
मेटल टोकन को एक ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट लौटा के जाता है या उसे डिसमिस या रिमूव किया जाता है सर्विस से, तो उस समय भी वो अपने मेटल टोकन को वापस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि मरम्मत योग्य बैगों का रजिस्टर निम्नलिखित में से कहाँ पर रखा जाता है, यानी कि रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग इज मेंटेन्ड बाय सर्किल बैग ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि डेट स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ अ सेट और सेक्शंस और मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ, यानी कि किसी सेट या अनुभाग या मेल ऑफिस की तारीख की मोहर और सील की तिथि होनी चाहिए, वो है द डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि किसी सेक्शन की मेल वैन की खिड़की कब बंद रखनी चाहिए, तो ये बंद रहती है कब, when the train is drawn up at railway station platform till the train starts, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल के जो क्वेश्चंस थे 50 उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इससे पहले 3 वीडियोस यानी कि 5 सर्कल्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का, धन्यवाद।